फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूडीसी एमटीएस स्टेनो एग्ज़ाम 2022 में कि आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए और कितने परसेंट आपको लाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हम किस किस सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, हाउ मेनी फॉर्म फिल्स किए गए हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्या होगी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, एग्ज़ाम टिप्स और किस सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पास अब टाइम कम है। इस मंथ में आपके पेपर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट आपके पास केवल 10 डेज मान कर चल सकते हैं। इतने कम दिन में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 19 मार्च को तो होली है, क्या एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। तो आपको बता दूं कि एज ए कैलेंडर आपकी जो होली का डेट है वो 18 मार्च है। तो 19 मार्च को लगभग संभावित है कि आपका 19 मार्च से पेपर होगा और इसकी प्रबल संभावना है। अगर नहीं भी होता है तो आप इतना मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आ जाना चाहिए था, अभी तक तो जारी नहीं हुआ है। तो आपका इतना मान के चल सकते हैं कि आपका पेपर है जो आपके मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को जल्दी ही आपके ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहिए, वहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और जैसे ही रिलीज होता है आपको न्यू अपडेट दे दी जाएगी। उसके बाद जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको भी ज़रूरत है फोकस करने की सिलेबस पर की, क्योंकि आप सिलेबस पर कमांड बनाएंगे, एग्ज़ाम डेट पर अगर ध्यान देते रह जाएंगे और एडमिट कार्ड का वेट करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बच जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले ही हो सकता है रिलीज हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरत है अभी सिलेबस जो भी बचा हुआ उसको लगभग कवर करें, ताकि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए। और प्री में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आप दुगनी एनर्जी से पढ़ेंगे और का फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। अब यूडीसी के लिए देखिए बात करते हैं कि कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट आपको लाना चाहिए प्री क्वालिफाई करने के लिए। देखिए 1735 यूडीसी में वैकेंसीज थी और लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। और अगर उसमें क्वालिफाई की बात करते हैं तो इतने कम वैकेंसी पर जब इतने अधिक फॉर्म भरे जाते हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपको प्री के लिए 90% तो लाना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट आए हैं जिनका आप समझ सकते हैं कि वो लोग जब से फॉर्म भरे होंगे या नोटिफिकेशन जब से आएगा तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको लगभग 90% तो लाना ही होगा यूडीसी के प्री में सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद बात करते हैं एमटीएस की। देखिए एमटीएस में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं, उसका रीज़न भी ये है कि जो बच्चे एसएससी सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के हैं, वो स्टूडेंट भी शामिल हैं। तो आपका कंपटीशन तो यहीं पर अपग्रेड हो जाता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है तो आपकी कट ऑफ ऑब्वियसली सी हाई जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस पेपर का लेवल आपकी बैंकिंग और एसएससी सीजीएल से थोड़ा कम ही रहेगा। तो आपकी एमटीएस की कट ऑफ फाइनली हाई जाएगी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको फाइट अच्छे स्टूडेंट से करने को मिल सकता है। तो आपको इतना मान के चल सकते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें लगभग अगर 90% आप ला देते हैं प्री में तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको टेंशन करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 90% के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो भी 10 दिन आपके पास बच्चे हैं उसमें दिन रात लगकर आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन की जो पढ़ाई होती है हो सकता है आप 3 महीना 4 महीने के सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं अगर डेडिकेटेड हो जाते हैं। अच्छे सेक्शन को पढ़िए, सारे सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर को बेस बना के ज़रूर पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आप छोड़ के कोई भी रैंडमली बुक पकड़ते हैं तो इससे आप अपने ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है कि जो भी आपकी प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर कवर करके जाएं। आई होप कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। उसके बाद स्टेनो की बात करते हैं तो देखिए स्टेनो में कम फॉर्म फिल किए गए हैं। फॉर्म कितना फिल गया मैंने पिछली वीडियो बनाया, आप जाकर ईएसआई स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कितने कितने फॉर्म भरे गए थे। जब आरटीआई रिप्लाई आया था तो मैंने बना दिया, इसलिए आज फॉर्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन इतना है कि आपके स्टेनो में कम फॉर्म फिल गए, उसका रीज़न ये है कि इसलिए कट ऑफ भी कम जाएगी। और स्टेनो का जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरह से स्किल बेस्ड होता है, यानी आपका जो भी शॉर्ट हैंड होगा उसी पर सिलेक्शन आपका बेसिस होता है। तो रिटन में कम कट ऑफ जाती है, ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाते हैं, क्योंकि ये पता होता है कि शॉर्ट हैंड में मोस्टली लगभग 50% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसलिए जो स्टेनो वाले स्टूडेंट हैं उनको रिटन का उतना टेंशन नहीं लेना है। आप लोग आराम से पेपर दीजिए, जितना भी आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको
रीगेन करने की कोशिश करिए, लेकिन रिवीजन जरूर करके जाइए। अब ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ कम जा रही तो आप लोग पढ़ के बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ज़्यादा है, फॉर्म इसका भी ज़्यादा फिल किया गया है। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर है लगभग उसको कवर करके अच्छे से जाइए, और हर सेक्शन पर आपको फोकस करना है। जो भी सेक्शन आपका मजबूत है उस पर जरूर फोकस करें, उसको जरूर प्लस पॉइंट बनाए रहें। तो अगर आप 75% तक भी ला देते हैं स्टेनो के रिटर्न में, तो आपका आई होप कि सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। उसका रीज़न ये है क्योंकि लगभग नंबर आप स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई कराए जाएंगे आपके स्किल टेस्ट के लिए। ये रही आपके कि कितने % आपको लाना है प्री के लिए। और उसके बाद देखते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है कि नहीं है। तो इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो आपको इतना टेंशन लेने या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस केवल 2 सेक्शन यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और 2 सेक्शन को ज़रूर मजबूत बनाएं। कोई भी हो, चाहे मैथ वाले स्टूडेंट हो चाहे नॉन मैथ वाले स्टूडेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मैथ काफ़ी अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता है। उनके लिए है कि जिनकी भी मैथ अच्छी है वो अपने 2 चीज़ को प्लस पॉइंट करके चलें, क्योंकि आपका जीए और जो होगा इंग्लिश आपका अच्छी नहीं होगी, इसलिए आपको क्वांट और रीजनिंग को एकदम प्लस पॉइंट लेकर चलना है। तभी आप क्या कर सकते हैं, प्लस पॉइंट बनाए रखना है आपका टिल द एग्ज़ाम, कि इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीए और इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है कि आपके थोड़े गलत होंगे, आपको उतना नहीं आ रहा हो जिससे आप कट ऑफ में पीछे चले जाएंगे। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जीए इंग्लिश आपको छूना ही नहीं है, बिल्कुल उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। खासतौर से इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जीए तो थोड़ा सा वेरिएबल्स होता है, उसमें क्या पूछा जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो जीए में उतना भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा 15 तो लगभग बन जाएगा। अगर आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं, रीजनिंग आपके अच्छे हैं, तो मैथ रीजनिंग के अलावा आप इंग्लिश पर फोकस करिए, आई होप आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर एग्ज़ाम में लगभग आधा घंटा इस क्वांट और रीजनिंग को जरूर दें, कि इससे आपका लगभग 50 क्वेश्चन में 40-45 तो बनना ही चाहिए। लेकिन अब मैथ वाले स्टूडेंट का मतलब यही नहीं कि पूरा एकदम आप शॉर्ट ट्रिक का यूज ही नहीं करें, पूरा एकदम कन्वेंशनल मेथड से करने लग गए, 1 घंटा उसी में लगा दें। ऐसा नहीं करना है, आपको बस जल्दी से ऑप्शन चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आना है मैथ रीजनिंग में, तो आपको हेडेक नहीं लेना कि मैथ के स्टूडेंट हो और मुझे नहीं आ रहा है। आपको तुरंत आगे स्किप करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1 घंटा का टाइम कब बीतेगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। टाइम बहुत ज़्यादा इशू है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनको क्या करना, सबसे पहले अपनी इंग्लिश और रीजनिंग को प्लस पॉइंट जरूर बनाएं, क्योंकि यही 2 ऐसे सेक्शन हैं जो आपको मैथ वाले स्टूडेंट के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश और रीजनिंग को अपना क्या बनाएं, प्लस पॉइंट बनाएं। उसके अलावा क्वांट और जीए को भी क्या करते हैं, ध्यान देते जाएं। और इसमें लगभग इंग्लिश तो जैसे देखिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको जल्दी ही क्वेश्चन, ज़्यादा मिनट नहीं लगेगा, आप 15 मिनट में आप लगभग इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जीए और क्वांट पर भी ध्यान देना है। उसके बाद आधा घंटा मैथ को दे, जो आए उसे अटेम्प्ट करें, और एक ही क्वेश्चन पर आपको रुकना नहीं है। जैसे कि जिन बच्चों की मैथ वीक होती है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता उसको बार बार सॉल्व करते रह जाते हैं, आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं। जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम इतना वेरिएबल होता है, 1 घंटा कब बीतेगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों ये रही इन्फॉर्मेशन, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो ज़रूर प्रोवाइड करी जाएगी। कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।